सबसे पहले आरएस नोमेनक्लेचर के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं। पॉइंट नंबर वन, यदि एक एनांशियोमर के पेयर में एक एनांशियोमर का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो दूसरे एनांशियोमर का उसके एनांशियोमर का कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ही एस होगा, यह निश्चित है। इस एग्जाम्पल में आप देखिए, एक एनांशियोमर का पेयर है। यदि इस एनांशियोमर का कॉन्फ़िगरेशन आर है तो जो इसकी मिरर इमेज वाला कॉन्फ़िगरेशन है उसका कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली क्या होगा, एस होगा। आपको डिटरमाइन करके देखने की जरूरत नहीं है। तो यह पहला बेसिक रूल था आरएस नोमेनक्लेचर के लिए। दूसरा जो बेसिक रूल है आरएस नोमेनक्लेचर का, वो ये कहता है कि किसी भी एनांशियोमर के आरएस कॉन्फ़िगरेशन में और उस एनांशियोमर के ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन में कोई रिलेशन नहीं होता। मतलब एक एनांशियोमर का यदि कॉन्फ़िगरेशन आर है तो वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है और वो लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। इसका मतलब एक एनांशियोमर का जो आरएस नोटिफिकेशन है, आरएस नोटेशन है, वो हमें कभी भी उस एनांशियोमर के ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन को इंडिकेट नहीं करता। यानी कि हम आरएस नोमेनक्लेचर से कभी भी यह पता नहीं लगा सकते कि यह कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। अब इसी चीज को हम लोग समझते हैं यहां पर। आरएस नोमेनक्लेचर बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? यह जो कायरल सेंटर के चारों तरफ ग्रुप्स जुड़े होते हैं उनका आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 3D अरेंजमेंट क्या है, 3D स्पेस में उनका कैसा अरेंजमेंट है कायरल सेंटर के चारों तरफ, वो हमें पता लगता है आरएस नोमेनक्लेचर से। यानी कि आरएस नोमेनक्लेचर में हम लोग एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन पता चलता है जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। और आरएस नोमेनक्लेचर एक थ्योरेटिकल थिंग है। थ्योरेटिकल थिंग से मतलब ये हुआ कि पेपर पे जो कंपाउंड का 3D स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसे स्ट्रक्चर को देख करके हम आरएस नोमेनक्लेचर पता लगाते हैं कि इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है या एस है। जबकि जो ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन है, यानी कि कोई एनांशियोमर डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, वो बेसिकली एक प्रैक्टिकल थिंग है। प्रैक्टिकल थिंग से मतलब ये हुआ कि हम किसी भी एनांशियोमर के लिए कि वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, ये हम तभी पता लगा सकते हैं जब उस एनांशियोमर को हम लोग पोलेरीमीटर में रख करके एक्सपेरिमेंट करके देखें। तभी हमें पता चलेगा कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या वो लीवो रोटेटरी है। तो आरएस नोटेशन का ये जो डी और एल है, डेक्स्ट्रो लीवो रोटेटरी, इससे कोई रिलेशन नहीं होता। इसको हम इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहां पर ये एक एनांशियोमर का पेयर दिया हुआ है। इसमें आप देखिए आर कॉन्फ़िगरेशन वाला एनांशियोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। प्लस साइन यहां पे दिख रहा है। ये प्लस साइन किसको इंडिकेट करता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी को। और इसी तरह से आप यहां पर देखिए, ये जो एस कॉन्फ़िगरेशन वाला एनांशियोमर है वो लीवो रोटेटरी है। यहां पर माइनस लिखा हुआ, इसका मतलब है वो लीवो रोटेटरी है। और यहां पर इनका स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है। तो अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें देखते हैं, इस एग्जाम्पल में आर कॉन्फ़िगरेशन वाला एनांशियोमर लीवो रोटेटरी है और एस वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इसका मतलब आर और एस का ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। आर और एस से हम कभी भी यह पता नहीं लगा सकते कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है। आप कभी भी आर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं समझेंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। और इन चीजों के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम देखते हैं कि आरएस नोमेनक्लेचर प्रिडिक्ट करने के लिए हमें बेसिकली क्या चाहिए। तो पिछले वीडियोस में हम बात कर चुके हैं कि आरएस नोमेनक्लेचर का पता लगाने के लिए दो बेसिक रूल होते हैं। प्रायोरिटी रूल, जिसमें हम कायरल सेंटर से जुड़े हुए ग्रुप्स को प्रायोरिटी असाइन करते हैं, 1 2 3 4। और उसके बाद में व्यूइंग रूल फॉलो करते हैं। व्यूइंग रूल ये कहता है कि हमेशा कायरल कार्बन को इस तरह से देखो कि फोर्थ प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो, देखने वाले से क्या हो, दूर हो। जैसा कि यहाँ इस
फिगर में दिखाया गया है। यहां आप देखिए फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप देखने वाले से क्या है, दूर है, जबकि प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 और प्रायोरिटी नंबर 3 के जो ग्रुप्स हैं वो देखने वाले की तरफ हैं। तो हमेशा ये बेसिक रूल है आरएस नोमेनक्लेचर का कि आरएस नोमेनक्लेचर में मॉलिक्यूल को इस तरह से देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमसे दूर हो। उसके बाद क्या करना है, जो 1 2 3 प्रायोरिटीज हैं उनका हम एक रूट पता करते हैं और डायरेक्शन पता करते हैं। 1 से लेके 3 तक हम जाते हैं तो जो डायरेक्शन आती है उसके हिसाब से आरएस नोमेनक्लेचर आता है। यदि 1 से लेके 3 तक जाएं हम लोग और डायरेक्शन क्लॉकवाइज आ रही है तो कॉन्फ़िगरेशन होगा आर, और यदि वो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है तो होगा एस। ये सारी बातें हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक जो प्रायोरिटी ग्रुप यहां पर है, 2 यहां पर है और 3 यहां पर है, इसकी रिलेटिव पोजीशन मैं यहां लिख देता हूं, 1 2 इसके रेस्पेक्ट में इधर है और 3 थोड़ा सा यहां पे है। अब यहां से हम लोग इनका रूट डिफाइन करते हैं, 1 से 3 तक जाते हैं और डायरेक्शन देखते हैं। ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बताती है कि मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, आर। और यहां पे भी हम देखते हैं, ये देखिए आर कॉन्फ़िगरेशन यहां पर लिखा हुआ है, तो इस मॉलिक्यूल का जो इस फिगर में दिखाया हुआ है ये उसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ आर। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली आरएस नोमेनक्लेचर के लिए 2 स्टेप्स हैं, और ये जो दूसरे वाला स्टेप है ये बहुत ज्यादा बेसिक है। हम सारी जो ट्रिक्स हमारी है वो ट्रिक्स इसी कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करती है। हम हमेशा ये देखेंगे कि जो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो ऑब्जर्वर से दूर है या ऑब्जर्वर के पास में है या ऑब्जर्वर की तरफ है, इसी पे हमारी सारी ट्रिक्स डिपेंड करती है। अब हम फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में आरएस नोमेनक्लेचर किस तरह से निकालते हैं वो देखेंगे। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला की बात हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, यहाँ पे भी ये दिखाया हुआ है। इसमें 3 तरह के वैलेंसीज होती है। एक जो डैश्ड वेज होती है वो ये बताती है कि इससे जुड़ा हुआ ग्रुप पेपर के प्लेन के पीछे है, देखने वाले से दूर है। और जो सॉलिड वेज है वो ये बताती है कि इससे जुड़ा हुआ ग्रुप देखने वाले की तरफ है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, और प्लेन के पेपर के प्लेन के ऊपर है। इसी के साथ ये जो सॉलिड लाइंस हैं, 2 सॉलिड लाइंस हैं, इनसे जुड़े हुए ग्रुप पेपर के प्लेन में ही होते हैं। तो इस तरह से टोटल 3 तरह की यहाँ पर वैलेंसीज है। अब इन वैलेंसीज के बेसिस पे हमारा जो टारगेट है वो हमेशा फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप रहता है। अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है उसकी एक फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में 3 तरह की पॉसिबल पोजीशंस हो सकती है। वो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप डैश्ड वेज से जुड़ा हुआ है, जो ये बताती है कि अब यह पेपर के प्लेन के पीछे की तरफ है, यानी कि अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है। इसी तरह से इस केस में ये सॉलिड वेज से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अबोव द पेपर ऑफ अबोव द प्लेन ऑफ पेपर है और टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, देखने वाले की तरफ है। इसी तरह से इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में यह पेपर के प्लेन में है, क्योंकि ये सॉलिड लाइन से अटैच है। तो इस तरह से ये टोटल 3 तरह की पोजिशंस है। अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप किस किस पोजीशन में होता है, तब उसका आरएस नोमेनक्लेचर कैसे निकालते हैं, ये हम अब देखेंगे। वापस मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि पूरी ट्रिक्स में हमारा फोकस केवल और केवल फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप पे ही रहता है। अब 3 पॉसिबल केसेस में सबसे पहला केस हम लोग देख रहे हैं कि आरएस नोमेनक्लेचर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप कहां हो, डैश्ड वेज पे। डैश्ड वेज का मतलब वो अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर हो, देखने वाले से दूर हो। तो आपको याद होगा व्यूइंग रूल जो था उसकी बेसिक कंडीशन यही थी कि हमें मॉलिक्यूल को इस तरह से देखना है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप हमसे क्या हो, दूर हो। तो यहां पर वो बेसिक कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए इस ट्रिक में जो भी रिजल्ट आएगा वो सही होगा, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो यहां पर आपके सामने एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसमें फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप यानी कि हाइड्रोजन, वो देखिए डैश्ड वेज से अटैच है, डैश्ड वेज से यहां पर अटैच है, इसलिए यह है देखने वाले से दूर, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर है और पेपर के प्लेन के पीछे की तरफ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रायोरिटीज हैं 1 प्रायोरिटी, 2 प्रायोरिटी और 3 प्रायोरिटी,
इनको हम यहाँ एज इट इज लिखेंगे इनकी रेस्पेक्टिव पोजीशंस के बेसिस पे। एक यहाँ है, 3 इसके थोड़ा इधर है और 2 यहाँ पर है। अब 1 से 3 तक हम लोग जाएंगे 2 से होते हुए। ये देखिए ये डायरेक्शन आ रही है एस, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा मॉलिक्यूल का वो होगा एस। तो आपने देखा हमने क्या किया, हमने पहले फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को पहचाना। यदि वो व्यूइंग रूल के हिसाब से है तो हमारा जो भी आंसर आएगा वही सही होगा। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है रिजल्ट इटसेल्फ इज ट्रू। जो भी रिजल्ट आ रहा है वो सही है, वो फाइनल आंसर है। इस केस में यह इस मॉलिक्यूल का जो आरएस नोटेशन है वो क्या है, एस है। इसी तरह से अगली पॉसिबिलिटी हम लोग देखते हैं जिसमें आरएस नोमेनक्लेचर कैसे निकालते हैं जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप सॉलिड वेज पर हो। सॉलिड वेज यानी कि वो पेपर के प्लेन के ऊपर हो, यानी कि टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो, तब क्या करते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला कि व्यूइंग रूल बेसिकली ये कहता है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऑब्जर्वर से दूर होना चाहिए, देखने वाले से दूर होना चाहिए, और बाकी जो 3 प्रायोरिटी वाले ग्रुप हैं 1 2 3 वो उसके सामने की तरफ होने चाहिए। अब यहां पर इस एग्जाम्पल में ऐसा नहीं है। फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप सॉलिड लाइन से, सॉलिड वेज से अटैच है, इसका मतलब है कि यह देखने वाले की तरफ है। अब इस केस में यदि हम आर एस निकालते हैं ऐसे की ऐसे तो वो आर एस फॉल्स होगा। वो जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, सही नहीं होगा, उसका रिवर्स सही होगा। क्योंकि यहां पर व्यूइंग रूल की जो बेसिक कंडीशन है उसकी रिवर्स कंडीशन है। यहां पर व्यूइंग रूल ये कहता है कि वो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्लेन के पीछे की तरफ होना चाहिए, यहां पर प्लेन के ऊपर है। तो यहां पर व्यूइंग रूल जो बेसिक कंडीशन है उसकी ऑपोजिट कंडीशन है, इसलिए रिजल्ट को भी हम क्या करेंगे, ऑपोजिट कर देंगे, यानी कि रिजल्ट को भी हम रिवर्स कर देंगे। इसे ही कहते हैं रिवर्स रूल। रिवर्स रूल क्या कहता है, रिवर्स रूल कहता है रिवर्स द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, इसमें जो रिजल्ट आता है उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स। तो अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर में आर एस कैसे आएगा। यहां पर देखते हैं नंबर 1 प्रायोरिटी क्लोरीन की, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। उसके बाद में फ्लोरीन की एटॉमिक नंबर 9, उसके बाद में कार्बन मिथाइल ग्रुप का कार्बन 6 एटॉमिक नंबर, थर्ड प्रायोरिटी हाइड्रोजन की फोर्थ प्रायोरिटी। हाइड्रोजन की फोर्थ प्रायोरिटी। तो हम एक बार इस ओरिजिनल स्ट्रक्चर में आर एस निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इनकी पोजीशन हम लिख देते हैं यहाँ पर, 1 की 3 1 3 और 2 है इधर। तो अब 1 से 3 तक यदि हम लोग आते हैं तो ये हुई डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रिजल्ट क्या आता है, आर एस क्या होना चाहिए, एस। अब बिकॉज दिस स्ट्रक्चर, ये जो व्यूइंग रूल की बेसिक कंडीशन है उसके ऑपोजिट यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर आर एस निकालने के लिए, ओरिजिनल आंसर सही आंसर निकालने के लिए ये जो आंसर आया है इसको हम लोग नहीं मानेंगे और इसका जो रिवर्स है आर वो हमारा फाइनल आंसर होगा। यही रिवर्स रूल है। रिवर्स रूल ये कहता है कि सॉलिड वेज के ऊपर जब फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप अटैच होता है तब कंडीशन व्यूइंग रूल के ऑपोजिट होती है, उसकी रिवर्स होती है, इसलिए रिजल्ट को भी हमें रिवर्स करना पड़ेगा। यही रिवर्स रूल है। तो यहां पर आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, आर हो गया, न कि एस। यही है, देखिए रिवर्स रूल में रिजल्ट इज फिक्सियस, जो रिजल्ट आता है वो फिक्सिशियस है। ये रिजल्ट आया, ये गलत है, ये सही रिजल्ट नहीं है। रिवर्स इज ट्रू, उसका जो रिवर्स है वो ट्रू है, ये रिवर्स है। एस का रिवर्स क्या हुआ, आर, ये ट्रू है। इसी तरह से एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ये कहां है, सॉलिड वेज के ऊपर। अब यहां पर क्या होगा, वापस वही रिवर्स रूल लगाएंगे। रिवर्स रूल में क्या करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका रिवर्स वो सही होगा। जैसे यहां पर हम पहले रिलेटिव पोजीशन लिख देते हैं, 1 इधर है, 2 इधर ऊपर है और 3 इधर है। अब 1 से 2 होते हुए हम लोग 3 तक जाएंगे। ये जो कंडीशन, ये जो रोटेशन की डायरेक्शन आ रही है वो है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, एस। लेकिन यहां पर ये जो H है फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वो सॉलिड वेज से अटैच है, इसलिए इसका यहां पर भी रिवर्स रूल फॉलो होगा और इसका जो रिवर्स है वो सही होगा। देखिए रिजल्ट एस इज फिक्सिशियस,
जो रिजल्ट एस आया है वो फिक्सिशियस है, वो सही नहीं है। और रिवर्स इज ट्रू, उसका जो रिवर्स है वो सही आंसर है। तो रिवर्स इसका क्या होगा, एस का आर। तो इसलिए ये जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है इस एग्जांपल में उसका कॉन्फ़िगरेशन एस नहीं है, जबकि क्या है, आर। तो इस तरह से आपको पता चला रिवर्स रूल क्या है और रिवर्स रूल कब फॉलो होता है। मैं वापस समराइज करता हूं। फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप जब सॉलिड वेज से जुड़ा हो तो आपको रिवर्स रूल लगाना है। रिवर्स रूल ये कहता है कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर में जो आरएस नोटेशन आता है उसका रिवर्स फाइनल आंसर होता है। यदि आपका एस आया तो आप एस को ऑपोजिट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। आर आता है तो आपका आंसर हो जाएगा एस। अब फ्लाइंग वेज फॉर्मूला में फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप के लिए थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जब वो कहां हो, सॉलिड लाइन के ऊपर हो, यानी कि पेपर के प्लेन में ही हो। पिछले दो केसेस में हम लोग वो एग्जाम्पल या वो केसेस डिस्कस कर चुके हैं, उन केसेस की ट्रिक्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें यदि वो डैश्ड वेज पे क्या होगा तब क्या करना है, और वो सॉलिड वेज पे हो फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप तब क्या करना है। अब इस सिचुएशन में न तो वो डैश्ड वेज पे है न सॉलिड वेज पे है, वो कहाँ है, सॉलिड लाइंस पे है। और ये सॉलिड लाइंस पे जो है फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप वो क्या बता रहा है कि ये पेपर के प्लेन में है। अब यहां पर देखिए क्या मेथड लगाएंगे। हम आर एस नोमेनक्लेचर फ्लाइंग वेज जो फॉर्मूला है उसमें हम तभी निकाल सकते हैं जब फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप या तो पेपर के प्लेन के पीछे हो, यानी कि वो डैश्ड वेज से जुड़ा हो, या वो सॉलिड वेज से जुड़ा हो। लेकिन यहां दोनों ही सिचुएशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को एक्सचेंज करेंगे। एक्सचेंज किसके साथ करेंगे, उस ग्रुप के साथ जो पेपर के प्लेन के पीछे है। यहां पर 3 नंबर का जो प्रायोरिटी का जो ग्रुप है वो पेपर के प्लेन के पीछे है, वो डैश्ड वेज से जुड़ा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, हम इसको एक्सचेंज कर देंगे। ये देखिए एक्सचेंज विद 3 और कंडीशन आ गई है। हमने एक को कुछ नहीं किया, एक अपनी जगह है, दो अपनी जगह है, सॉलिड वेज के साथ जुड़ा हुआ है। बस 3 और 4 को आपस में एक्सचेंज कर दिया, 3 की जगह 4 चला गया और 4 की जगह 3 आ गया। अब क्या करेंगे, वापस वही रिलेटिव पोजीशन लिखेंगे, एक यहाँ है, दो यहाँ है और 3 यहाँ है। एक से हम 3 तक जाएंगे, 2 से होते हुए, और ये डायरेक्शन आ रही है आर। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर ग्रुप का एक्सचेंज किया है इसलिए यहाँ पर भी रिवर्स रूल फॉलो होगा, और आर यहाँ पर सही रिजल्ट नहीं है, उसका जो रिवर्स है एस वो यहाँ पर सही रिजल्ट है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने दिख रहा है इसका आंसर होगा फाइनल आंसर एस। तो आपने देखा हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमें जो आर एस नोमेनक्लेचर की बेसिक कंडीशन है कि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप देखने वाले से दूर होना चाहिए। व्यूइंग रूल यही कहता है। अब यहां पर क्या है कि वो न तो दूर है न पास है, वो है सॉलिड लाइन के ऊपर, पेपर के प्लेन में है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, और जब भी हम एक्सचेंज करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम रिवर्स करते हैं। तो यहां पर भी रिवर्स रूल फॉलो होता है। आपने देखा किस तरह से हमने यहाँ पर एक्सचेंज किया फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को थर्ड प्रायोरिटी वाले ग्रुप के साथ। तो यहाँ पर भी रिवर्स जो रूल है वो लागू होगा। रिजल्ट इज यहाँ पर फिक्सिशियस होगा और रिवर्स क्या होगा, ट्रू होगा। अब इसी का एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं कि किस तरह से एक्सचेंज करके हम लोग आरएस नोमेनक्लेचर है वो पता लगा सकते हैं। कब, जबकि फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप पेपर के प्लेन में हो, यानी कि वो सॉलिड लाइन से जुड़ा हो। इस एग्जाम्पल में भी आप देखिए प्रायोरिटीज तो यहाँ लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है वो पेपर के प्लेन में है। अब क्या करेंगे हम, इसको जो डैश्ड वेज है पेपर के प्लेन के पीछे, जो बेसिक कंडीशन है व्यूइंग रूल की, उसमें लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, एक्सचेंज करेंगे। यहां भी फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को किसके साथ एक्सचेंज करेंगे, थर्ड प्रायोरिटी वाले ग्रुप के साथ। और सिचुएशन आ जाएगी ये देखिए, जहां पर थर्ड प्रायोरिटी वाला ग्रुप था अब फोर्थ प्रायोरिटी वाला है, और जहां पर फोर्थ प्रायोरिटी वाला था वहां थर्ड प्रायोरिटी वाला है। वन प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी वाले ग्रुप को हमने कुछ नहीं किया है, वो एज इट इज है। तो अब ये हमने एक्सचेंज तो कर लिया। एक्सचेंज करने के बाद हम आर एस निकालेंगे, 1 से लेके 2 से लेके 3 तक जाते हैं तो आर कंडीशन आती है। हम इसको रिजल्ट को फ्लिप कर देंगे, फ्लिप यानी कि इन्वर्स कर देंगे, तो आंसर क्या हुआ, एस। ये देखिए फाइनल आंसर क्या है, इस मॉलिक्यूल का आर एस नोटेशन क्या है,
एस। तो यहां पर भी रिवर्स रूल फॉलो होता है, रिजल्ट आर इज फिक्सिशियस एंड द इट्स रिवर्स इज ट्रू, यानी कि फाइनल आंसर क्या हुआ, एस। अब कंक्लूजन आपके सामने है। कंक्लूजन में देखिए, आपको पता चल गया होगा कि जो फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप है, सारी कहानी उसी पर है कि उसकी लोकेशन कहाँ है। यदि उसकी लोकेशन यहाँ है, डैश्ड वेज पे है, यानी कि वो पेपर के प्लेन के पीछे है, उस केस में वो जो व्यूइंग रूल है उसकी बेसिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए जो भी रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा। ओरिजिनल स्ट्रक्चर का जो भी रिजल्ट आएगा वो ट्रू होगा। ये देखिए, यदि ओरिजिनल स्ट्रक्चर का आंसर आर आ रहा है तो फाइनल आंसर भी एस है, और आर है, और यदि एस आ रहा है तो एस ही आंसर है। सेकंड पॉसिबिलिटी, यदि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप सॉलिड वेज से जुड़ा हुआ है, सॉलिड वेज से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो भी आएगा रिजल्ट वो सही नहीं होगा, उसका रिवर्स सही होगा। यहाँ पर रिवर्स रूल फॉलो होगा। ये देखिए, ओरिजिनल स्ट्रक्चर का यदि आर आ रहा है तो हम रिवर्स कर देंगे, एस हमारा फाइनल आंसर है, और यदि एस आ रहा है तो आर हमारा फाइनल आंसर होगा। अब तीसरी जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि फोर्थ प्रायोरिटी का ग्रुप कहाँ हो, पेपर के प्लेन में। ये देखिए, पेपर के प्लेन में है। इस केस में हम फोर्थ प्रायोरिटी वाले ग्रुप को किसके साथ एक्सचेंज करेंगे, जो डैश्ड वेज से जो ग्रुप जुड़ा हुआ है उसके साथ साथ एक्सचेंज कर देंगे, और जो रिजल्ट आ रहा है उसे हम क्या कर देंगे, रिवर्स। तो इस तरह से यहां पर भी रिवर्स रूल फॉलो होगा। और ये आपने टोटल तीन जो कंडीशंस हैं, तीन जो पॉसिबिलिटीज है जहां पर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप रह सकता है, और उन कंडीशंस में आरएस कैसे निकालते हैं उसे आपने देखा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और अगले वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, आरएस नोमेनक्लेचर फिशर प्रोजेक्शन में कैसे निकालते हैं, उसके क्या ट्रिक्स हैं। तब तक आप बने रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा चैनल पर, और देखते रहिए वीडियोज। इसके जो पुराने वीडियोज हैं उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप स्टीरियो केमिस्ट्री के सारे वीडियोज वहां जाकर देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।